अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस्लामाबाद की राहदारियों में होने वाली एक मुलाकात ने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वफाकी दारुल हुकूमत तक सियासी दर्जा हरारत अचानक बढ़ा दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात बज़ाहिर कबायली अजला के फंड्स, दहशतगर्दी और सूबे के वाजबात पर मरकूज रही, मगर असल तनाज़े मुलाकात के अंदर नहीं बल्कि मुलाकात के बाद सामने आने वाले मुतजाद बयानियों में है। वज़ीर आला का कहना है कि इमरान खान या उनकी बहनों से मुलाकात पर कोई बात नहीं हुई, जबकि इसी मुलाकात में मौजूद मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम दावा करते हैं कि अडियाला में 4 माह से मुलाकात ना होने का शिकवा किया गया, मगर वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। सवाल यह है कि अगर बात नहीं हुई तो फिर ये शिकवा कहाँ से आया, और अगर हुई तो फिर आवाम से क्यों इनकार किया गया। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का बयान इस मामले को मजीद हसास बना देता है, जहां वो वज़ीर आला पर यू टर्न, गुड बॉय और रियासती बयानिए से हटने की इजाज़त न होने की बात करते हैं। ये सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं बल्कि ताकत के तवाज़ुन, मरकज़ और सूबे के ताल्लुकात और सियासी हदूद का वाज़ेह पैगाम है। इस सब मामलात पर PTI ने 8 फरवरी को एहतजाजी कॉल दे रखी है, जिसे किसी मखसूस जगह की बजाय अपने अपने शहरों में मुनक्कद करने का कहा गया है। सवाल यह है कि इस एहतजाजी तहरीक के मकासद और मुतालबात क्या है। क्या PTI हुकूमती मुतालबे पर सर तस्लीम खम करा सकती है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। फैसल साहब, इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात आज भी नहीं हो सकी, अलबत्ता बुशरा बीबी की बेटी और भाभी को मुलाकात की इजाज़त मिली है। इसकी वजह भी सामने है कि हुकूमत कहती आ रही है कि जो फैमिली मिलना चाहे वो मिले, बस सियासी बयानबाजी ना करे। तो क्या PTI इस पर राजी है, क्योंकि असल मामला तो खैरियत दरियाफ्त करना था इमरान खान साहब का, तो वो किसी भी मीडियम से आ जाए। और बुशरा बीबी की फैमिली पर वैसे भी PTI वालों को एतमाद भी है, तो क्या हम कहें कि अब आप लोगों की तसल्ली हो गई है खान साहब की सेहत के हवाले से? देखिए, कोई खबर ना आने से तो ज़ाहिर है, अगर कोई खबर आती है या कोई मुलाकात होती है तो वो तो बेहतर बात ही होती है। ज़ाहिर है, कोई चीज़ अगर नहीं आती है या किसी चीज़ पे ऊपर आप बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं आती, कोई मैसेज नहीं आता, लेकिन इमरान खान साहब की ये जो बुशरा बीबी की फैमिली है, उनकी मुलाकात बुशरा बीबी से हुई है, इमरान खान से हुई है या नहीं हुई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब मुझे इसकी डिटेल्स का इल्म नहीं है कि क्या वो इमरान खान साहब से मिले हैं, नहीं मिले हैं, और इमरान खान साहब को ने क्या बताया है। गौहर साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी है, और उसकी जो सिर्फ रोशनी बुशरा में बीबी से मुलाकात तो हुई है ना, इमरान खान से वरिसम तो मुलाकात है नहीं कि उनकी हुई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अभी तक जो उनकी कहा गया था कि जी वो इतने बीमार नहीं है, ये वो गलत बात है। तो हम्म इसका मतलब है कि अभी तक उनकी जो तबीयत है वो ठीक बिल्कुल नहीं है। हम्म तो हम्म वरिसम बात तो डेफिनेटली है। हम्म। सर, कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई। ज़रा ये वाज़ेह कीजिएगा, एक जो क्रिटिसिज्म एक ये भी हो रहा है कि जब वज़ीर आला साहब ने ये कहा कि बानी PTI से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई, तो उस पे भी कुछ लोगों का एतराज़ है कि पूरा बयानिया जमात और जिद्दोजहद ही इमरान खान से मुताल्लिक है, तो इतना बड़ा मौका CM साहब ने क्यों ज़ाया किया, क्यों बात नहीं की इमरान खान साहब के हवाले से, मुलाकात के हवाले से? तो बात हुई है वहाँ पे, और CM साहब ने शिकायत के पैराए में ये कहा है कि उनकी 4 महीने शिक से बात हाँ। नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हो सकी है। तो उस पे जो है कोई आगे से कमेंट नहीं आया है, और CM ने तो अपना ये बात रखी है, और इमरान खान का जिक्र ना हो तो पॉसिबल नहीं है। हम्म तो गालिबन सोहेल खान का ये कहने का मतलब भी ये हो सकता है कि वो ये कहें कि उस पे कोई मतलब कंक्लूडिंग या नहीं हो सकी है, हतमी बात नहीं हो सकी। जनरली गुफ्तगू तो हुई है, इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने की शिकायत सोहेल खान अफरीदी ने रखी है। हाँ, वो बाद में मुजम्मिल असलम साहब ने ये कहा, लेकिन आवाम के सामने जब CM साहब ने ये बात की थी तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हमारी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। तो उस पर्सपेक्टिव में मैं पूछ रही थी कि जब CM साहब की तरफ से ये बात आना, जहाँ सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली फिर स्पेकुलेशंस तो होती हैं। हाँ, देखिए, CM साहब को जो है वो वजाहत करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन भी है, वो तो दो ही रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर रहा है, और जो उनके जो उनके माली फाइनेंशियल मामलात हैं सूबे के और वफाक के, वो डिस्कस हुए हैं। और इमरान खान साहब भी जो है अमूमी तौर पे जो है वो गुफ्तगू हुई है, कोई उस पे कंक्लूड नहीं हो सका
यहाँ हुकूमत ने कोई ऐसा वादा नहीं किया बिल्कुल सर, ये सुहेल खान अफरीदी से। बिल्कुल ठीक सर। ऑब्वियसली एक ये भी वफाक एतराज़ करता है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हम इसलिए भी नहीं कराते कि एक सज़ा याफ्ता शख्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सियासत नहीं कर सकता। क्या ये कानूनी तौर पर बात दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो फिर क्यों आप लोग मतलब ऑब्वियसली वो यही कहते हैं कि हम सियासी लोगों से नहीं मिलने देंगे, वो फिर कोई ना कोई बयान दे देंगे, फिर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। देखिए, सियासतदान तो सियासत करेगा ना, ये तो बात ये है कि वो अपने दोस्तों से तो मिल सकते हैं, हम्म और ये मुलाकातें शायद 8 फरवरी के बाद होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। ना फैमिली की, पार्टी की मुलाकात में से किसकी होती है, ये तो खैर बहुत अरसे से बंद है, मैंने ये करवाई थी, उसके बाद तो कभी भी नहीं हो सकी। हम्म ये उससे पहले भी बंद थी। देखिए ना, अब इतने दिन हो गए हैं, ना मेडिकल रिकॉर्ड है। चले, आज ये खबर तो आई है कि जो कहा गया पीटीआई की क़यादत की तरफ से कि जी वो हमें मिल जाएगा, फैमिली को नहीं मिला। आज भी ना हम्म मिलने दिया गया है, ना मेडिकल रिकॉर्ड दिया गया है, हम्म तो जो कि कानूनन इसका मतलब है इख्लाकन सर, जो उनका इस्तेहकाक है, 8 और फरवरी का उससे जो तो कोई एहतजाज की दूसरी कॉल बात है नहीं है। सर जो पीटीआई की, इसका मतलब है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड है, उसको डर है कि कुछ ना कुछ हो ना जाए, इसलिए वो मुलाकात रोके हुए है। देखिए, ये बात यह है कि जो हुकूमत है इसके पाँव हवा में है। अवामी तायद से जो हुकूमतें बनती हैं उनका एतमाद और होता है। हम्म इसी वजह से आप देखते हैं कि हर छोटी छोटी बात के ऊपर पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक होकर ऐसी गलतियां करते हैं हम्म जिनका जो है वो जवाब भी नहीं होता। अब देखिए ना, आप इमरान खान साहब को आपने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, उनकी इतनी सीक्रेट रखी है, अभी तक उसका मेडिकल रिकॉर्ड शेयर नहीं हुआ, मीडिया से पब्लिक नहीं हुआ ना, कि पब्लिक रिकॉर्ड होने चाहिए। हम्म तो ये सारी चीजें हैं, ये हुकूमत जो है वो वनरेबल फील करती है हर चीज से, और हम्म इमरान खान साहब के वो मैसेज से, ट्वीट से वो डरते हैं। तो ये चीजें हम्म जो हैं, एक हालांकि जनरली जो है, इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाए, पैगाम आ जाए, तो उसमें कौन सी बात है। लेकिन हम्म क्योंकि अवामी तायद हासिल नहीं है, हम्म अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, डिलीवर नहीं कर सके हैं किसी भी फ्रंट के ऊपर, तो लिहाजा इनके जो शेकी, आप देखते हैं कि ये शेकी होते हैं हर मामले में। लेकिन सर दूसरी जानिब ये जो सेहत के मामले को लेकर ये भी बात सामने आई थी ऑब्वियसली, जब महमूद खान रचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया बिला वजह वाला, इज़ फाइन, और फिर ऑब्वियसली ये 2 बयानात, तो इस पर रद्द-ए-अमल भी आया फिर पीटीआई की जानिब से भी। तो हर रोज़ इस तरह के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में फिर मुज़ाहमत का बयानिया कैसे चलेगा? जो अचीव करना चाहती है पीटीआई, वो किस तरह से अचीव करेगी? देखिए, महमूद खान साहब के बयान की बुनियाद को मैं समझ नहीं सका कि उसकी, देखिए ना, आप अगर कोई बात करते तो उसकी कोई बुनियाद होती है, कोई हम्म रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। उनको कहाँ से ये इत्तला मिली कि वो मतलब इतने बीमार नहीं है, या प्रोपेगेंडा किया गया है, जो भी है। अब हम्म 8 फरवरी को जो उनकी कॉल है, वो तो पहिया जाम और शटर डाउन किया, वो तो एहतजाज की कॉल ही नहीं है। तो हम्म उससे क्या तवज्जो हटानी है हुकूमत ने, या कोई, आप देखिए ना, पंजाब में भी कोई पार्टी मुतहरिक तो है नहीं, हम्म ना कोई अपने हलकों में जाता है, ना कोई अपने तंजीम जो है वो भी वाजबी सी है। आलिया हमजा ने कोशिश की तो उनको भी साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है हमेशा, उनकी टीम को हटा दिया। हम्म इनके आपस में बहुत रिफ्ट्स हैं पीटीआई के अंदर, हम्म। और मतलब वो हुकूमत को कुछ कोई करने की ऐसा सर बंदा जरूरत नहीं नहीं है है, जो ये कि दोनों ये मतलब पीटीआई वाले अपने ही एक दूसरे के पांव पे कुल्हाड़ियां मारने के लिए काफी हैं। जब जब रिफ्ट होती है तो फिर ऑब्वियसली आप उतने वेलर के साथ या उस एक के साथ, यकसुई के साथ तो नहीं कर सकते ना। हम्म फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स अगर मुख्तलिफ बांध बांध की बोलियां बोलेंगे तो वर्कर भी कंफ्यूज रहता है। हम्म और फिर पंजाब में तो सख्ती बड़ी की गई, जुल्म बड़ा किया गया हमारे वर्कर्स के साथ, ठीक खातून वर्कर्स के साथ, हमारे ठीक। लीडरान के अच्छा साथ, सर, एक और इमरान चीज खान उनकी फैमिली एक बहनों और के चीज साथ सर जो कल होता है। से और काफी सुनने को आ रही है, बड़े सीनियर सियासतदान है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने कल एक बात की, उन्होंने कहा कि जी तैयब उर्दुवान की जानिब से बानी पीटीआई को तुर्की शिफ्ट होने की ऑफर हुई थी। ये बात ना पीटीआई ने कभी की, ना किसी और सहाफ़ी ने की, अचानक ये बात मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने की है। आप को इसके बारे में कोई कोई ऐसी कोई खबर है, कोई तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं आप इसकी?
क्योंकि हुकूमत तो पूरा बयानिया यही बनाती है कि पूरी दुनिया में से कोई भी इमरान खान साहब की गारंटी लेने को तैयार ही नहीं है। अगर इतनी बड़ी ऑफर हुई है तो फिर पीटीआई वाले कभी उन्होंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया। ये नहीं पता कि इमरान साहब जेल में हैं, हॉस्पिटल आए हैं, लेकिन उनको तो इतनी भी बात जो है वो इल्म नहीं था। वो शायद वो सेंस है, ये सब खबर आदमी है। और ये आई थिंक पिछले साल जब तैयब अरफगान साहब आए थे तो ये खबर तो चली थी, हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा जरूर था कि भाई आप इसको कोई रिजॉल्व करें। तो ये एक जो है बाज़गश्त आई थी। ये अच्छा, पिछले साल की बात है, कोई नई बात नहीं। आई थिंक पिछले साल के आगाज में कहीं बात हुई थी। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन सुनिए, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। नाज़रीन, एक तरफ तुर्की के शहर इस्तांबुल में जुम्मे को अमेरिका और ईरान के दरमियान वो जोहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने जा रहे हैं जो मई 2023 से तातुल का शिकार थे, तो दूसरी तरफ दोनों जानिब से सख्त बयानात का सिलसिला भी पूरी शिद्दत से जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर मुज़ाकरात, डील और अमन की बात करते हैं, मगर अगले ही लम्हे धमकी दे देते हैं कि अगर बात ना मानी गई तो बहुत बुरे नताइज सामने आएंगे। ये रवैया नया नहीं, यही वो अमेरिकी पॉलिसी है जिसका खुलासा एक मशहूर जुमले में किया जाता रहा है कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ईरान भी इस दबाव को यकसर मुस्तरद कर रहा है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई दाखिली फसादात को बैरूनी साजिश करार देकर ये वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि ईरान ना कमज़ोर है और ना तनहा। तेहरान का मौक़िफ़ है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर अमरीकी फ़ौजी दबाव, पाबंदियों और इसराइली हमायत के साथ कोई एकतरफा समझौता मुमकिन नहीं। इस आलमी कश्मकश में भारत की हालिया पॉलिसी यू टर्न भी गैर मामूली है। जो भारत कल तक दावा करता था कि अमरीकी टैरिफ्स उसे मुतासिर नहीं करते और उसकी खारजा और माशी पॉलिसी आज़ाद है, आज वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। रूसी तेल की खरीदारी रोकने, अमेरिका और वेनेजुएला से तवानाई लेने और टैरिफ में कमी पर रजामंदी सवाल खड़ा करती है कि क्या इससे भारत और रूस के ताल्लुकात मुतासर होंगे और क्या भारत एक बार फिर खित्ते में अमेरिका का वॉच डॉग बनने जा रहा है। अगर कल को ईरान पर हमला होता है तो क्या भारत अमेरिका की खुली हमायत करेगा और इस पूरे मंजरनामे का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। इन तमाम मामला करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंडअप में। सर, अमेरिका और ईरान के जोहरी मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू हो रहे हैं, मगर उसी के साथ अमरीकी बहरी बेड़े, फिर धमकियां और पाबंदियां भी जारी हैं। आपको क्या लगता है कि इस दबाव और धमकी आमेज लहजे में ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया शाजिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये किसी भी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर खास तौर पर अगर इस तरह का इम्बैलेंस हो कि एक तरफ सुपर पावर का एक प्रेसिडेंट है और एक ऐसा दूसरी तरफ मुल्क है जो आइडियोलॉजी बेस्ड है लेकिन इकोनॉमिकली ज़ाहिर चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी कह लें या ये उनका तरीक़ाकार मेरे लिए कुछ सरप्राइज नहीं है, क्योंकि जाहिर है उनके पास बहुत बड़ी ताकत है, माइट है, शो ऑफ फोर्स भी कर रहे हैं, फिर उन्होंने गल्फ के अंदर अपनी शो की हुई है, तो वो बेस्ट बार्गेन लेना चाहते हैं, एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस देना चाहते हैं ईरानी लीडरशिप को कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपको बहुत ज्यादा कीमत उठानी पड़ेगी। देखिए, बुनियादी तौर पर अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लीट है। एक वॉशिंगटन है, एक रूजवेल्ट है, एक जो है वो 5000 मील दूर तकरीबन जापान की कोस्ट पर है। जो रूजवेल्ट है वो भी रिपेयर से निकला है, लेकिन उन्होंने चुना है अब्राहम लिंकन को। ये जो बैरी बेड़ा है ये तकरीबन 7 जहाजों पर मुश्तमिल है और इसको डैश करवाया गया है तकरीबन 8,500 किलोमीटर दूर से, और तकरीबन 8 दिनों में ये पहुंचा है ईरान की कोस्ट के खड़ा कर दिया। अब इसका मकसद क्या है, इसको ही क्यों चुना गया है? ये एक और मैसेज देना था कि इब्राहिम लिंकन को क्यों चुना गया है, यानी इस बहरी बेड़े को क्यों चुना गया है। वो इस वजह से, 2 वजह से। एक ये कि इसी बहरी बेड़े ने हुतीज के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में उनकी किलिंग की थी या शूटिंग की थी, उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। तो अमेरिकन समझते हैं क्योंकि हुतीज और ईरानियन आपस में इनकी कोलैबोरेशन है, तो जो वेपन्स हुतीज ने यूज किए थे शायद वो ईरान के पास भी वही आर्सनल या टेक्नोलॉजी या ये मिसाइल्स हैं, उनको इनकी फ्रीक्वेंसीज का पता है, उनकी रेंज का पता है, उसकी लिमिटेशन का पता है। एक तो ये वजह है इस बहरी बेड़े को लाने की, और दूसरा इस पर F-35C जहाज मौजूद हैं 10 के करीब, जिसका मतलब ये है कि वो स्टेल्थ जहाज है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, जाहिर है वो हेडक्वार्टर्स इंस्टीट्यूशंस ये जैम भी करता है और नजर भी नहीं आता है। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये ईरानियंस को बुनियादी तौर पर एक अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मैसेज देना चाह रहे थे अमेरिकन कि हम आया चाह रहे हैं।
इसको मिलिट्री टर्म में कहते हैं ब्रिंकमैनशिप स्ट्रैटेजी। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है कि जब हमें खौफ होता है तो सबसे पहले हमारी आंख की पुतली बंद होती है या आंख झपकते हैं हम। तो ब्रिंकमैनशिप का मतलब यह है कि डर के दोनों में से कौन पहले आंख झपकता है। यानी अमेरिकन झपकते हैं, ईरान ने भी बहुत थ्रेट किया कि हम सरप्राइज देंगे, हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम ये कर देंगे। अमेरिका भी यही चाह रहा है। तो एक तो ये ब्रिंकमैनशिप स्ट्रैटेजी है। नंबर 2, जैसे है कि अमेरिका चाहता ही यही है कि टाइम बाय कर ले और शायद उसको फायर किए बगैर अपना टारगेट्स या हदफ अचीव हो जाए। अब फायर किए बगैर वो क्यों चाह रहा है, इतना बड़ा ताकत हो के फायर क्यों नहीं कर रहा? बुनियादी तौर पे शजिया आप रिकॉल करें कि जब भी अमेरिका ने किसी भी मुल्क पर हमला किया है, वो यूनाइटेड नेशंस की एक हल्की फुल्की सी करारदाद का सहारा लेकर आते रहे हैं, चाहे वो लीबिया है, चाहे वो इराक है, और खासतौर पर अफगानिस्तान जब आए थे तो 42 के करीब मुल्क जो नेटो के हैं वो आए थे इकट्ठे होकर। उसमें जब नुकसान होता है लाइट फोर्सेस का या नेटो का, तो अमेरिकन लोगों को इस तरह नहीं चुभता। यहाँ पे बड़ी डिफरेंट बात हो रही है कि इस वक्त ऑलमोस्ट अमेरिका ही है, और अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प को अगर कोई शय दे रहा है मुल्क या कोई लीडर, तो वो नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर है। वो ये इनको कह रहा है कि क्योंकि आपने वेनेजुएला पर इतना कामयाब ऑपरेशन किया था तो जरा सा आप पुश आउट करें तो ये ईरान भी आप तकरीबन हमारे हाथ में आया चाहता है। ये एक स्ट्रैटेजी लगती है मुझे, लेकिन आने वाले वक्त बताएंगे कि ये अनफोल्ड कर पाते हैं। ईरान बॉ डाउन करता है, लेकिन ईरान पर अलहदा मैं बात कर सकता हूँ कि उन्होंने भी बहुत तैयारी की हुई है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि ईरान ये भी कह रहा है कि अगर यूरेनियम अफसुदगी पे हम अगर थोड़ी लचक दिखाते भी हैं तो फिर बदले में अमरीकी फौजी असासों के खित्ते से इनखला भी होना चाहिए। क्या वॉशिंगटन इस मुतालबे को किसी सूरत काबिल कबूल समझेगा? देखिए, ऑल आउट तो बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि देखिए अगर वो इनको तेल एक्सपोर्ट करने देते हैं, इसका मतलब है सबसे पहले तो ईरान चाहेगा कि अच्छा अगर आप न्यूक्लियर पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं या मिडवे रास्ता ढूंढते हैं तो आप हमारे पर सैंक्शन खत्म करें, यानी हमें तेल एक्सपोर्ट करने दें। तो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है तेल की कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो तो बहुत ज्यादा इकोनॉमी इनकी फ्लोरिश करना शुरू कर देगी, क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, लोगों की हार्डशिप खत्म हो जाएगी। अगर वो हार्डशिप खत्म हो जाती है लोगों की, तो वो भी तो अमेरिका को सूट नहीं करता, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हार्डशिप रहे और लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ हों ताकि हम एक फेवरेबल हुकूमत बना सकें। लेकिन मेरा ख्याल है जो अमेरिकन भूल रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि जब आप किसी मुल्क के लोगों को सैंक्शंस का सामना करवाते हैं, खासतौर पर जो आइडियोलॉजी बेस्ड जो लोग होते हैं ईरान के खास तौर पर, तो इसके देखिए एक नुकसान होता है, एक फायदा भी होता है। नुकसान ये होता है बुनियादी तौर पर उन लोगों को कि वो हार्डशिप होती है, उन पर चैलेंजिंग टाइम आता है, उनकी बाइंग पावर नहीं होती, इन्फ्लेशन हो जाती है, उनकी करेंसी ड्रॉप हो जाती है, ये होते हैं नुकसान। लेकिन एक फायदा भी होता है, वो होता है हुकूमत को। ज्यादातर हुकूमत हर अपनी नाअहली को, अगर वो हो तो मिसमैनेजमेंट को, बैड गवर्नेंस को, रिश्वत को, वो फिर सैंक्शंस पर डाल देती है लोगों के सामने कि देखें हम तो आपकी बेहतरी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, हम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर, तो जो आपकी हालत है वो अमेरिका की वजह से है। तो उसमें एक यूनिटी भी ले आते हैं। तो आई थिंक ये डबल एज सोर्ड होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर जो आपका सवाल है कि ये एग्री करेगा, अमेरिका अगर किया तो वो अपनी ज्यादा मनवाएगा, ईरान की थोड़ी सी मान लेगा। और जैसा ट्रैक रिकॉर्ड 1 साल का प्रेसिडेंट ट्रम्प का है और कई सालों का अमेरिका का है, तो शायद वो पाबंदियां लगवा के, इंस्पेक्शन करवा के, बाद में किसी ना किसी बहाने से वो सैंक्शंस को फिर लगा दें और पुल आउट कर लेंगे, नहीं अमेरिकन ने ईरानियन ने वायलेशन किया, अमेरिकन बात नहीं मानी। और अगर ईरान पर सपोज सर हमला हो भी जाता है तो खलीजी ममालिक ख़ुसूसन सऊदी अरब, यूएई और कतर क्या वाकई गैर जानिबदार रह सकेंगे? फिलहाल तो उन्होंने कह दिया है कि हम नहीं अपनी फ़िज़ाई हदूद देंगे या ज़मीनी हदूद, या आपको लगता है कि अमली तौर पर अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, क्योंकि कतर में ही तो अमरीका का सबसे बड़ा एयरबेस मौजूद है? देखिए शजिया, ये तो कहने की हद तक तो वो कह सकते हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ईरान उनको न्यूट्रल रहने नहीं देगा। उसकी वजह यह है कि जब हिट होगा तो ईरानी मिसाइल, अभी तक जो डाटा नोन है, वो अमेरिका तक तो जाएंगे नहीं। आपने नोट किया, या वो इजराइल तक जाते हैं या वो मिडल ईस्ट के अंदर ही फायर कर सकते हैं, अपने हिट बैक कर सकते हैं। तो वो तो हर उस चीज को लेजिटिमेट समझेंगे, उस एयरबेस को या सैटेलाइट को जो भी उनका वहां मौजूद होगा, उसको लेजिटिमेट टारगेट समझ के हिट बैक करेंगे। और जब वो हिट बैक करेंगे तो वो मुल्क ये नहीं कह सकता कि आपने हम पर क्यों हमला किया, वो ये कहेंगे जी हमने तो अमेरिकन बेस को हमला किया, जैसे कतर की सूरत में हुआ था। चाहे वो सिंबॉलिक हमला था, लेकिन इनको लेजिटिमेसी मिल गई थी ईरानियन को। तो अरब मुल्कों का बहुत बड़ा प्रेशर जरूर है अमेरिका पर, यह कहकर कि अगर आप हमला करेंगे और इजराइल चाहे कि हमला कर दें, तो फेस तो अरब मुल्कों ने करना है और ज्यादा डिसयूनिटी हो जाएगी और ऐसी गवर्नेंस को संभालना मुश्किल होगा। और एक लास्ट ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ईरानियन गवर्नमेंट का एक उनको फायदा हो जाएगा, वो ये कि जब एक्सटर्नल थ्रेट इतनी सीरियस होती है तो लोगों में एक और यूनिटी आ जाती है। लोग अपने अपने तफरकात को और अपने डिसएग्रीमेंट को भूल के हुकूमत को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो टेम्परेरीली हो।
और सर उस क्या पॉसिबल है कि सीरिया और इराक की जो फिजाई हदूद और सहूलियात है वो इस्तेमाल की जाए? बिल्कुल, पैसे पहले भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मुल्क ज़ाहिर है ऐसा मानता कोई नहीं, क्योंकि लोगों की सॉवरेनिटी होती है, मुल्कों की लीडरशिप के लिए एम्बैरेसमेंट कॉज हो जाती है और अब स्टैंप हो जाते हैं कि ये प्रो अमेरिकन स्टैंस लिया है, एंटी ईरान लिया है। तो पिछली दफा भी जॉर्डन, सीरिया और इराक के ऊपर से ही ये गुजर कर इन्होंने फ्लाइटें की थी और कोई रूट उन्होंने लिया नहीं था, लेकिन क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑफिशियली और डिनाई भी करेंगे और पहले भी ये कह देंगे कि हम नहीं इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन अमेरिका के पास ये कैपेसिटी है कि वैसे ही न्यूट्रलाइज कर देता है, विदाउट परमिशन आता है और उनके रेडार जैम करके वो गुजर भी जाते हैं और शायद उनको पता लगता नहीं है, और अगर लग भी जाए तो वो कर कुछ नहीं सकते। और सर भारत की अगर हम बात करें तो रूसी तेल छोड़ना, अमरीकी तवानाई खरीदना और फिर टैरिफ में कमी समेत तजारती मुआहदात हुए काफ़ी सारे। क्या भारत का अमेरिका के करीब होने का मकसद दोबारा खित्ते में अमेरिका के लिए वॉच डॉग का किरदार अदा करना है? इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ये शजिया बहुत आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि हम बहुत सारा मीडिया, जो मैं अभी बातें कर रहा हूँ या मैं और लोगों की सुन रहा हूँ, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मैरिज फील कर रहे हैं, देखें जी झुक गए हैं, नहीं जी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, नहीं जी घुटने टेक दिए जी। ऐसा नहीं है, इसको बिगर ऑब्जेक्टिव लें, इसको ये देखें कि उन्होंने एक तरफ ईयू से मदर ऑफ ऑल डील कर ली है, दूसरी तरफ से उन्होंने चाइना रशिया को रीजनेबल बिजनेस में एंगेज किया हुआ है। अमेरिका जो नाराज था, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, उन्होंने अपने वैक्यूम को या अपनी दूरी जो अमेरिका की थी इंडिया के दरमियान, उन्होंने ईयू में इस्तेमाल की, ऑलमोस्ट टैरिफ जीरो करवा लिया वहां पे और इतनी बड़ी डील कर ली। इंडियन बुनियादी तौर पे जो सोसाइटी कह लें या गवर्नमेंटल पॉलिसीज होती हैं, वो बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट नेचर की हैं, यानी उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होती है वो प्रोटेक्शनिस्ट होती है। इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को सिक्योर करेंगे जो इंडिया में होता है, चाहे वो कार बने, चाहे वो मोबाइल बने, चाहे कोई और हो। तो इंडिया ने खोली है मार्केट यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है ही एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, नंबर वन। तो एक उन्होंने वो फायदा उठा लिया यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके, टैरिफ ऑलमोस्ट जीरो उठा लिया। और उसका नुकसान किसको होगा? ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ डील हुई है, वो इसी खित्ते के 5-6 मुल्क जो हम नेबर मुल्क हैं, हमें गारमेंट्स, लेदर, टेक्सटाइल, केमिकल्स, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और यही मुल्क हैं जो एक्सपोर्ट इनको करते थे यूरोपियन यूनियन को। अगर आप टैरिफ इंडिया को माफ हो जाएगा तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका इस जैसे मुल्क कैसे कम्पीट करेंगे? तो हमें ये नुकसान होगा। दूसरा, आपने नोट किया, उन्होंने एडवांटेज ये गेन कर लिया कि अमेरिका को डिसएंगेज करने की बजाय एंगेज कर लिया, तो अमेरिका से भी कंसेशन लेना शुरू कर देंगे। तो जो वैक्यूम इन मुल्कों के लिए, छोटे मुल्क चाहे पाकिस्तान के नेबरी मुल्क में हो या किसी अफ्रीका में हो या मिडल ईस्ट में हो या यूरोप में हो, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया, उनकी मार्केट को वापस रीगेन इंडिया ने कर लिया और रेलेवेंस अपनी दोबारा गेन कर ली है। तो मैं इसको बिगर पिक्चर देख रहा हूँ, शॉर्ट लिव्ड मैं उसमें सेलिब्रेट नहीं कर रहा कि उसको एम्बैरेसमेंट हुई है, उन्हें ये कर लिया है। और वैसे भी जो मीडिया को बयान दिए जाते हैं उसमें फेस सेविंग लीडर अपनी मफादात के अकॉर्डिंगली ताल्लुकात बनाए जाते हैं। बिल्कुल जी, हो सकता है अमेरिका ने एंगेज किया हो, लेकिन मीडिया को ये बयान देना कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एंगेज किया है या माजरत की है या रिक्वेस्ट की है, कॉल की, ये छोटी चीजें होती हैं। हमने बिगर पिक्चर देखनी होती है कि इस खित्ते में क्या है, हमारी इकोनॉमी को क्या है, इंडिया की बिल्कुल। और सर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईरान के साथ हमारा बलोचिस्तान का तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और वहां हमें वैसे ही सिक्योरिटी मसाइल हैं। अभी हाल ही में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, यहाँ आलमी कुव्वतें भी शामिल हैं और अगर ब्रास वाले ईरान मुखालिफ कुव्वतों से हाथ मिला लें तो ये पाकिस्तान और ईरान के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? बहुत सीरियस खतरा है। अभी भी देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अगर अमेरिका खुदा न खास्ता ईरान पर हमला करता है तो पूरे खित्ते के अंदर मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पाकिस्तान के लिए होगा ये, क्योंकि पाकिस्तान नेबरहुड में है, हमारे 2 बॉर्डर ऑलरेडी हमारे कंफर्ट जोन में नहीं है, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी और इंडिया का बॉर्डर भी, तो तीसरा इतना बड़ा बॉर्डर है हमारा उसके साथ। हम नहीं चाहेंगे कि एक अनसर्टेनिटी हो जाए। अनसर्टेनिटी तो सिर्फ अटैक से भी हो जाती है, और अगर खुदा ना खास्ता प्रो इजराइल या प्रो अमेरिका इस तरह की गवर्नमेंट आ जाती है तो हमारे लिए और बड़ा मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि ये बॉर्डर पोरस है, इतना बड़ा सूबा है जो तकरीबन हमारे पूरे मुल्क का 44% है और पॉपुलेशन पाकिस्तान की सिर्फ 7% है, इसमें 7%। तो इतनी बड़ी थिनली पॉपुलेटेड एरिया को पहले ही हमें मसले हो रहे हैं गवर्नेंस के, लॉ एंड ऑर्डर के, रोड नेटवर्क के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, जॉब अपॉर्चुनिटीज के, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। तो जब इस तरह का मुल्क आ जाएगा जो मैसिव फंडिंग भी कर सकते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए और चैलेंजिंग हो जाएगा। बिल्कुल, और खतरनाक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। लेते एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा फैसला किया है जिसके असरात सिर्फ खेल तक महदूद नहीं रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह हदायत जारी की है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा।
ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आलमी क्रिकेट की मईशत बड़ी हद तक पाक भारत मुकाबलों पर इन्हिसार कर रही है। एदादो शुमार के मुताबिक आईसीसी के बड़े इवेंट्स की 60% से ज्यादा आमदन सिर्फ पाक भारत मैचेस से आती है, जबकि एशिया कप में ये इन्हिसार 80% तक हो जाता है। यही वजह है कि ब्रॉडकास्टर्स हमेशा दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में देखना चाहते हैं। माजी में चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट्स में रैंकिंग के परवाह किए बगैर दोनों टीमों को एक साथ रखा गया, क्योंकि बगैर पाक भारत मैच के रेवेन्यू मुमकिन नहीं था। ब्रॉडकास्ट मार्केट में ये मैच सोने की कान समझा जाता है। एक ही मैच में करोड़ों नाजरीन, महंगे इश्तिहारी स्लॉट्स और अरबों रुपए के मुआहदे जुड़े होते हैं। अब ये तमाम रेवेन्यू मुमकिन तौर पर जाया हो सकता है। आज असल सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान ने क्या खोया, बल्कि ये है कि क्या आईसीसी इतने बड़े माली नुकसान का रिस्क ले सकती है। क्या ब्रॉडकास्टर्स इस फैसले के बाद खामोश रहेंगे? क्या आलमी क्रिकेट अब ताकत के बजाय असूलों पर चलेगी? इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट डॉक्टर नुमान नियाज। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान के बाइकआउट का ये फैसला क्या सिर्फ एक स्पोर्ट्स डिस्प्यूट है, या अब ये मामला मुकम्मल तौर पर क्रिकेट गवर्नेंस और फिर आलमी ताकत के तवाजुन का बन चुका है? आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, जो सवाल में आपने जवाब भी दिया। ये बिल्कुल जो क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट की जो गवर्नेंस है, उसमें जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको किसी ना किसी ने आइडेंटिफाई जरूर करना था। और 2002 से जब बहुत डीप मार्केट एक्सपीरियंस इंडिया की और उनके ब्रॉडकास्ट राइट्स की बात होना शुरू हुई, तो तब से फाइनेंशियल हैगमनी जो है और एक उसकी हेगमोनिक प्रेजेंस रही। एंड ऑफ कोर्स वो डिक्टेट भी करते रहे, वो आईसीसी को डिक्टेट कर जाते थे यूजिंग देयर फाइनेंशियल मसल। हालांकि उस वक्त चेयर जो है वो वाइट लोगों के पास होती थी, नॉट पीपल लाइक जे शाह। लेकिन साउथ अफ्रीका में हुआ 2003 में, उसके बाद 2002-2003 में, एंड देन 2007 में ऑस्ट्रेलिया हुआ। उन्होंने यहाँ इतने हद तक वो चले जाते थे कि उन्होंने हरभजन सिंह को पिनलाइज किया था रेशनल स्लर पे। वो डिसीजन वापस हुआ क्योंकि उन्होंने इंटिमिडेट किया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कि हम टूर नहीं करेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे टॉप बोर्ड्स हैं वो तो अब साइड किक्स बन गए हुए हैं, और जो ये लेसर बोर्ड्स हैं लाइक अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, ये वर्चुअली इनके लैप डॉग्स हैं। बाकी जो साउथ अफ्रीका हो गया या वेस्ट इंडीज हो गया, वो तो चलती क्रिकेट या आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पे जो $9.6 बिलियन का ब्रांड है, या वो बायलैटरल सीरीज जब इंडिया खेलता है तो उस पर चलती है। पाकिस्तान का थोड़ा सा मुख्तलिफ रोल है। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद ये जब इंटरनेशनल आप रैंकिंग्स को देखते हैं तो उसमें आपको बॉटम ऑफ द टेबल टीम नजर आती है, नंबर 7 की टीम नजर आती है। लेकिन जब आप आईसीसी के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इसको देखते हैं तो ये बहुत ही रोबस्ट प्रेजेंस है और एक बहुत बड़ी ब्रांड इक्विटी है पाकिस्तान की। और इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं इनको मार्केटिंग मैचेस कहा जाता है। एंड 63% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट जनरेट करता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से होता है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक, जो आपको मैं एक्यूरेट फिगर्स दे रहा हूँ, वो 280 मिलियन से लेके $400 मिलियन का एक इंडिया पाकिस्तान का मैच ब्रॉडकास्टर्स को के लिए होता है। एंड जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो वर्ल्ड वाइड $1.13 बिलियन जो है वो लाइसेंसीज को और दीगर ब्रॉडकास्टर्स को जाते हैं। ये उसके बाद अगर आप देखें जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं वो 80% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द टूर्नामेंट इज जनरेटेड थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान 10 मई से पहले का पाकिस्तान वाज डिफरेंट। प्रीवियस चेयरमैन उनकी अपनी आउटलुक होगी, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि somebody had to stand to actually challenge बीसीसीआई, क्योंकि वो इलेजिटिमेटली उन्होंने पपेट बना लिया आईसीसी को, पॉलिटिकल टूल बना लिया। और शारदा ओगरा ने उस दिन कहा है कि जी ये तो आईसीसी जो है वो दुबई ऑफिस है बीसीसीआई का। तो किसी ने तो ये मिथ तोड़नी थी। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इंस्टिगेटेड बाय मुस्तफिजुर रहमान इंसिडेंट्स, एंड देन बांग्लादेश जो है सब्जेक्टेड टू 14-2 वोटिंग हुई और उनको बाहर कर दिया गया। और आपने सॉलिडारिटी दिखाई, वोट पाकिस्तान ने ही दिया था और एक बांग्लादेश का अपना था फुल मेंबर्स का। बट आप ज़हन में ये रखें कि आईसीसी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ये फीफा नहीं है, एक गवर्निंग बॉडी नहीं है, और ये चलती है फुल वोट, एक इंडिविजुअल वोट होता है एक क्रिकेट बोर्ड का। तो ये जो मैं तो इनको मौला जट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कहता हूँ। ये जो इंडिया है, ठीक है कि 70% ब्रॉडकास्ट का रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, 70% आईसीसी का रेवेन्यू और वो एक्सप्लॉइट करते हैं
So आईसीसी I को। think तो सर यू थिंक जिस तरह से बांग्लादेश को निकालना बड़ा आसानी से उन्होंने निकाल भी दिया, रिप्लेसमेंट हो गई, यू थिंक आईसीसी अब भारत के दबाव में आकर, जैसा कि उनका मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है? और ये इतना इजी है? और दूसरा ये कि जो आपने फैक्ट्स रखे हैं कि कितने देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास कानूनी, सफारती और क्रिकेट लेवल पर फिर क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन आपका, आई एम इम्प्रेस्ड। देखिए जी, जो बात है ना, एक तो ये मैंने जो आपको फैक्ट्स रखे ना, उसमें आप इसका जवाब इस तरह सुनिए कि जो इंडिया का मीडिया है ना, उसको वो तो बॉलीवुड में रहता है, डिल्यूजन्स में रहता है, इल्यूजन्स में रहता है, और वो एक, मैं उनका तो कहता हूँ कि अजीब किस्म का, वल्गर किस्म का पेट्रियाटिज्म है, एग्जैजरेटेड पेट्रियाटिज्म है। लेकिन आईसीसी एम्पावर्ड है, इनके पास पावर्स हैं। ये नहीं है कि वो आपको पिनलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें बहुत सारे फिर लीगल वो जो है उसमें आउटलुक देखनी पड़ती है। देखें, एक तो इनका जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका आर्टिकल 2.9 2.10 वो प्रिजर्व करता है, आईसीसी को कंपेल करता है टू प्रोटेक्ट द कमर्शियल राइट्स ऑफ द आईसीसी इवेंट्स। ओके। और इसी तरह मेंबर्स, फॉर द मेंबर्स आर्टिकल 11.2 है, जो कि कहता है कि प्रोवाइडिंग कंडक्ट प्रेजुडिस एंड कंप्लाइंग विद आईसीसी रेगुलेशंस। और उसके बाद इसी में आईसीसी डिसिप्लिनरी रेगुलेशन के क्लॉजेस 2.1 2.2 हैं, जो कि डील करते हैं फाइनेंशियल पेनल्टीज। और पाकिस्तान ने पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है इस वर्ल्ड कप का, और अगर फाइनेंशियल पेनल्टी वो लगाना चाहें तो वो आपकी 20 से 38 मिलियन डॉलर की, यूएस डॉलर की पेनल्टी लगा सकते हैं। और जहां तक एक और क्लॉज है 4.1, वो डील करता है रेप्रिमांड से और सस्पेंशन से। ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। अब वाई? एक तो यूएस से जो है उनका बोर्ड सस्पेंडेड है, यूएसए सस्पेंडेड है, लेकिन स्टिल दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्ल्ड कप, और ग्रांट भी उनको मिल जाती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी मैंने आपसे बात की कि इंडिया पाकिस्तान का, आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जो एक बोरिंग टूर्नामेंट था, जो इंडिया इवेंचुअली जीता। पाकिस्तान का जो मैच था वो लॉपसाइडेड था, दुबई में जो हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें 206 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स थे, और जियो हॉटस्टार जो कि ओन्ड बाय रिलायंस, एंड रिलायंस के जो आपको पता है ओनर इज मुकेश अंबानी, द बिगेस्ट डोनर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। तो वो 602 मिलियन ट्रैफिक थी उस दिन। तो ये सारा ट्रांसलेट जब हुआ, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 10 सेकंड का इंडिया के एक स्पोर्ट चैनल पे जहां पे उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया, उसका कमर्शियल एयर टाइम की वैल्यू वाज 45,000 यूएस डॉलर्स। तो इंडिया पाकिस्तान, जितना इंपॉर्टेंट इंडिया है उतना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। इंडिया पाकिस्तान का मैंने अभी आपको $45,000 बताया, बट अगर ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, हालांकि इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, या इंडिया इंग्लैंड हो, तो वो $25,000 होता है। तो नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि ये पाकिस्तान ने इकोनॉमिक मैट्रिक्स हिल जाएगा पाकिस्तान अगर बाहर होता है। तो ये उनको 10 दफा सोचना पड़ेगा पेनल्टीज या पेनलाइज करने से या सस्पेंशन से। और दूसरी चीज, जब आप हुकूमती लेवल पे डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें प्री मेडिटेटेड, आपने एनालिसिस किया होता है, और आप प्रैग्मेटिकली एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, आपने सोच समझ के किया होगा कि क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो वहां पे फिर ये 20-38 मिलियन डॉलर मानी नहीं रखते, या उसमें 2 पॉइंट लूज करना, या उसमें टूर्नामेंट ना जीतना मानी नहीं रखता, जब आपका प्रिंसिपल स्टांस आ जाए और नेशनल इंटेग्रिटी का मामला हो। बिल्कुल सही। सर माजी में भी हमने देखा कि ब्रॉडकास्टर्स के कहने पर ग्रुप्स भी बदले गए, वेन्यूज भी शिफ्ट किए गए, तो क्या अभी ये इम्कान है कि माली दबाव की पेश नज़र आईसीसी को पाकिस्तान के मौकिफ के करीब ले आए? देखें, ये एक बड़ा ही ना इंटेलिजेंट डिसीजन है, बड़ा बोल्ड डिसीजन और बेहतरीन डिसीजन है। उसका एक रीजन है। उसका रीजन अभी आपने बात की ना कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, अगर वो ना हो तो जो है आपका ब्रॉडकास्टर वो रेवेन्यू लूज करेगा। वो जब रेवेन्यू लूज करेगा, वो कंपनसेशन किससे मांगेगा? वो आईसीसी से मांगेगा। आईसीसी आगे आपको नोटिस भेज देगा कि आपकी डिफॉल्ट है, तो आपके पास तो फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी है, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने मना किया, वो आपको इम्यूनिटी देता है। फोर्स मेजोर का एक क्लॉज होता है जो कि आपको भी इम्यून करता है। तो ऐसी बात नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कल
कल के दिन जय शाह जो कि चेयर हैं आईसीसी के, जी। संजोग गुप्ता जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और एक हैं गौरव सक्सेना जो कि बीसीसीआई के डिजिटल प्रॉपर्टीज के हेड हैं, वो रश किए थे मुंबई। वो दिल्ली अच्छा। नहीं गए, वो मुंबई गए। एंड मुकेश अंबानी वाज आउट ऑफ द कंट्री, ही आल्सो केम बैक, ही रिटर्न्ड। सो ब्रॉडकास्टर्स कंपेल करेंगे। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने जो एक वन ऑफ द शर्ट्स, बाकी तो हमें अभी पता नहीं है कि ये नेगोशिएटिंग टेबल पे और क्या क्या रखेंगे। बायलैटरल सीरीज है, इंडिया 14 साल से नहीं खेला, वो नहीं खेलता, फिर आप भी ना खेलें। आप फिर क्योंकि वो ब्रॉडकास्टर के प्रेशर में आईसीसी टूर्नामेंट खेलने आ जाते हैं, तो अब फिर हम भी नहीं खेलते। एक तो ये चीज़ है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि जब आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश को अलाउ किया जाए, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। एक तो स्कॉटलैंड की टीम आ चुकी है, पहुंच गई है, रिप्लेस कर लिया, इंटरनेशनल टीम है, ठीक है, एसोसिएट मेंबर है, लेसर टीम है। और दूसरा बोर्ड जो आईसीसी का, उसे 14-2 का फैसला दिया हुआ है, उनको रिवर्स करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर क्या क्या कॉम्पनसेट करके स्कॉटलैंड को भेजेंगे और दोबारा री ऑब्वियसली, एंट्री करेंगे हाँ, वो भी बांग्लादेश पॉसिबल की। नहीं होगा। और या ये हो सकता है कि आप, जिस तरह जिम्बाब्वे का हुआ था 2009 के वर्ल्ड कप में, 2008 में उनके प्लेयर्स को वीजा नहीं मिले तो उन्होंने रिफ्यूज किया था टू ट्रैवल टू इंग्लैंड। जिम्बाब्वे खेला नहीं था, उसको तब भी स्कॉटलैंड ने रिप्लेस किया था, जो हम वर्ल्ड कप जीते थे T20। तो उनको फिर कंपनसेशन दे दी थी आईसीसी ने। तो हो सकता है कि ये जो पार्टिसिपेशन मनी है वो बांग्लादेश को तो वो दे फिर दिया जाए और कोई इस कंपनसेशन किस्म का रिजॉल्व कंपनसेट सामने कर दें आए। बांग्लादेश को। क्योंकि हाँ, ना बिल्कुल सही। आईसीसी बर्दाश्त कर सकता है और ना ब्रॉडकास्टर बर्दाश्त कर सकता है बिल्कुल। और सर, पाकिस्तान वैसे के भी इंटरनेशनल आईसीसी क्रिकेट की में। अगर आमदन कम होगी तो प्लेयर्स की फीस, प्राइज मनी, फिर एसोसिएट और फिर छोटे ममालिक की फंडिंग भी तो मुतासर हो सकती है ना। और क्या ये दुरुस्त है कि इस माली नुकसान का असर पाकिस्तान या भारत पर नहीं बल्कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और दीगर बोर्ड्स पर भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा ना, क्योंकि जो एनुअल ग्रांट्स हैं, हम्म। वो जो बजट डेवलप होता है आईसीसी का, वो इसी से होता है ना, जो टोटल रेवेन्यू आता है। और उसका 38% इंडिया को मिलता है, बिकॉज दे जनरेट 78% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। और पाकिस्तान को 5-5.5% मिलता है। शायद इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा ज्यादा है, 6-7% है, लेस देन 10 है सारे। तो जब इस किस्म के आप 400, 500, 800 मिलियन और वर्ल्ड वाइड 1.3 बिलियन मिस करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा ना, फिर बाकी भी सफर करेंगे। तो ये आई पर्सनली फील कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की डिफाइंस जो है वो बैक्ड बाय लॉजिक है, नॉट बाय इमोशन। सो एट द एंड ऑफ द डे, अब क्रिकेट की एक एक स्टेप सारों को पीछे लेना पड़ेगा। जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बीसीसीआई है, आईसीसी है, पीसीबी है, बीसीबी है, और पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूट तो इंडिया ने किया ना। अभी जो एशिया कप में उन्होंने हरकत की, उनके कप्तान ने जो हरकतें की, सूर्य कुमार ने ट्रॉफी नहीं ली, हाथ नहीं मिलाया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को डिस्ट्रीब्यूट में लेके आ रही थी। सो देन समबडी हैड टू स्टैंड, और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तान, दे हैव नाउ स्टूड। तो सर, अब लेट्स आपको सी क्या फॉर लगता द राइट है, टाइम। क्या अब समझते हैं कि ये मामला आखिरकार टेबल पर, मुज़ाकरात पर ख़त्म होगा, या आलमी क्रिकेट वाकई एक बड़े फाइनेंशियल और गवर्नेंस क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? या फिर ऑब्वियसली ये तो हम देख रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के इस फैसले ने इंडिया के को घुटने टेकने पे थोड़ा बहुत समय मजबूर तो किया है। या आपने बड़ी अच्छी बात की है। जहां तक देखें, मसला ये है कि जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आती है, संडे का दिन था, और रात डीप इनटू द नाइट 10 बजे, 2-2.5 घंटे हुए थे, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट किया था। उसके बाद वो प्रेस रिलीज आती है, ऊपर वो थ्रेटन करते हैं कि हम सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलाउ नहीं करेंगे, और नीचे वो कहते हैं कि क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचाओ, और साथ वो कहते हैं कि अपना आप म्यूचुअली जो है बेनिफिशियल जो चीज़ है वो करो, रिजॉल्व की तरफ लेके जाओ, नेगोशिएट करो। तो ये क्लियरली शो कर रहा था, एक कंफ्यूज्ड माइंड था और नी जर्क रिएक्शन था, की कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो अभी बोर्ड मीटिंग भी उन्होंने बुलाई है, और इमरान ख्वाजा जो कि इनके डिप्टी प्रेसिडेंट होते थे आईसीसी के, डिप्टी चेयर, वो सिंगापुर के हेड है क्रिकेट के। बड़ी उनकी इंटेग्रिटी और बहुत अच्छे एफेबल रिलेशनशिप है उनके बाकी क्रिकेट बोर्ड से, दीगर बोर्ड से। उनको भी कहा गया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू करें। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।